स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग बात। आज आज अपने लोग का आई बिलीव 7th क्लास, करेक्ट? ठीक है, 7th क्लास है। हाँ, सब ISLM मॉडल का काफी डिस्कशन हुआ। मॉडल का डेरिवेशन, मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब कहने का मतलब है अनेक डिस्कशन हुआ है ना। आज का सर आपका क्या डायलेमा है या व्हाट इज योर पर्पस फॉर द क्लास टुडे? देख, 2 से 3 पर्पस में डिवाइडेड है, क्योंकि आज अपना एक्सटेंडेड क्लास हो रहा है, तो एक लेवल और बढ़ाया है। टोटल में 2 से 3 बात होने वाले है ना, और उसी ऑर्डर में बात करेगा जिस ऑर्डर में चीज समझ में आए। पहले अपने समझने वाले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑब्वियस सा बात है, काफी लोगों के लिए बेसिक लॉजिक होगा जब मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्ट लाइक फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। मैं ये टर्म्स बार बार यूज कर रहा हूँ, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, है ना। तो कंसिस्टेंटली आप लोग पाओगे कि आई एम यूजिंग वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। तो पहला बात तो आप लोगों को इधर से या ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से एस्केप करने का मौका मिलेगा कि भैया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में जो जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, है ना। वो है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। अरे भैया ऐसा तो कुछ सुना हुआ नहीं, अब क्या बात कर रहा है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल को तुम लोग एक्चुअली बुक में या अपने सिलेबस में देखेगा ISLM मॉडल विद एक्सचेंज रेट्स के नाम से, या ISLM मॉडल विद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नाम से। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ISLM BP मॉडल भी। BP स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहने का अर्थ है कि जो ISLM मॉडल तुम लोग ऑलरेडी बना रहा था, अब उसमें एक और चीज बनाना शुरू कर देगा विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। बट वहां पे पहुंचने के लिए एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, अभी कोई ये मत पूछना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, कारण लास्ट क्लास उसी को डेडिकेटेड था। सरल भाषा में बता दो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, फिर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट में जाना, ठीक है। तो देख भाई, सरल भाषा में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एकदम फटाफट समराइज कर रहा हूं, सुन लेना। कंट्री का जो भी पैसा आया, कंट्री में जो भी पैसा आया, ध्यान से सुन ले, कंट्री में जो भी पैसा आया माइनस कंट्री से जो भी पैसा गया, कंट्री में जो भी पैसा आया माइनस कंट्री से जो भी पैसा गया, ठीक है कि नहीं, वो तेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिजायरेबल वैल्यू हमेशा क्या है, 0। क्या होना चाहिए, 0। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शंस, नंबर 1 करंट अकाउंट एंड नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। फिर से नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। यार करंट अकाउंट में कैसे आइटम्स आते हैं साहब? दोस्त, करंट अकाउंट के अंदर ना आप ये समझ लीजिए, करंट अकाउंट के अंदर आपके ऐसे आइटम्स आते हैं जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है क्या, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये सब आपके आते हैं करंट के अंदर। जब आप कैपिटल का बात करते हो तो कैपिटल के अंदर FDI, FPI ऐसे आइटम्स आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक बात आपको बताया था कि कोई भी चीज कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा कि नहीं, उसका एक सिंपल सा टेस्ट है भैया। वो टेस्ट क्या है, असेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर असेट और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, पैसा आने की वजह से या पैसा जाने की वजह से, वॉट एवर इट इज, तो वो कैपिटल के अंदर आएगा। तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर। पैसा आने की वजह से या पैसा जाने की वजह से, तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। फैंटास्टिक, आगे बोलो यार। कैपिटल ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये बात बट ऑब्वियस है, ठीक है। ये डिस्कशन मेनली हुआ था। एक चीज और समझा था हम लोग कि काफी बार ऐसा होता है बीओपी सरप्लस आ जाता है। काफी बार क्या होता है, बीओपी सरप्लस आ जाता है। बीओपी सरप्लस का मतलब, जैसे आप लोग ये देखने का कोशिश करो कि जो पैसा आया, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया, काफी बार सरप्लस आ जाता है। तो अगर कंट्री के पास सरप्लस आ गया ना दोस्त, तो कंट्री वो एक्स्ट्रा पैसा को डोनेट करेगा। कंट्री वो एक्स्ट्रा पैसा को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा मतलब ऐसे फ्री नहीं, लोन देगा। क्या करेगा, लोन देगा। और अगर बीओपी डेफिसिट है, क्या है, बीओपी डेफिसिट है, इसका मतलब ओवरऑल में पैसा गया, तो इसका मतलब कंट्री, भाई अगर तेरा ओवरऑल में पैसा गया तो इसका मतलब तुम क्या किया, लोन लिया। तो बीओपी डेफिसिट का मसला ये है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसको बीओपी सरप्लस को या बीओपी डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए आप अरेंज करते हो, उसको आप लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हो, क्योंकि वो करना पड़ा। इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय कंपल्शन। क्यों, तेरे को बीओपी का वैल्यू को क्या करना था, 0 करना था। सीधी सी बात है। और एक सिंपल तरीके से समझाए तो यार, मैंने एक मूवी का एग्जांपल लिया था कि मान लो यार साम्या की मूवी गया,
तो भैया वो 800 रुपया खर्चा कर दिया मूवी में, बट वो 500 लेकर गया था, तो इसका मतलब 300 डेफिसिट है। तो भैया बैलेंस तो ओवरऑल में जीरो इसको करना पड़ेगा, उसके लिए इसको 300 का क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो देख अब जीरो हो गया ना। तो ये एग्जैक्टली ये जो 300 बोरो करना पड़ा, ये तेरा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ये तेरा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। और बाकी जो अपने मन से फ्री विल में कर रहा था, 500 आ रहा है, 600 जा रहा है, वट एवर द हेक इज हैपनिंग, वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग नहीं है वो ऑटोनॉमस है, सीधी सी बात है सर, सही है बात। ये था डिस्कशन, एक क्विक शॉट ऑफ वट एवर वाज हैपनिंग द लास्ट क्लास। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज का। इसका फॉरेन एक्सचेंज। जब मैं यार आपसे बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज का ना, सबसे पहले तो साफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है यार, कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन? जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, या आज के डेट पे अप्रोक्सीमेटली आप बोलो तो $1 75 हो रहा है, 74 76, वो फ्लक्चुएशन माइनर छोड़ो ना मेरे को, $1 75 हो रखा है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, करेक्ट, इसका मतलब है कि हर $1 तेरे को खरीदना है तो तेरे को बैंक को जाके ₹75 देना पड़ेगा, हर $1 के लिए। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ना, कोई भी बैंक जो है ना, वो 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। कोई भी, क्या बोला मैं, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर 3 फंक्शंस होता है। सर ये मार्केट क्या हो गया, आप तो मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट बताए नहीं थे। भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सरल मतलब है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का बाई एंड सेल होता है, जो कि कहां होता है, बैंक में होता है, जो कि कहां होता है। अरे यार तुम आज मेरे को आके बोलेगा कि भैया मजा आ जाएगा अगर हम, आप मेरे को $2 दे दो। अरे भाई कैसे दे दे, मेरे पास नहीं है, आई एम नॉट द होल्डर ऑफ द रिजर्व, बैंक्स आर द होल्डर ऑफ रिजर्व, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। टीसीएच, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब सीधा सिंपल सा बात है यार, कि एक फॉरेन करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डॉलर को रुपीस, या नहीं नहीं लिखना नहीं है यार, दे देगा, अपलोड कर देगा, फालतू का लिख के टाइम में वेस्ट कर, स्पीड और स्लो होगा। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, जैसे डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना, रुपी को पाउंड में करना, एंड स्टफ लाइक दैट। मजे की बात, एक इंटरेस्टिंग बात, आप लोग जब जाओगे 3rd ईयर के अंदर, है ना, 3rd ईयर के अंदर आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि भाई फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेगा कि मार्केटिंग लेगा। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट आता है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपको एक्चुअली ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट ठीक है अभी समय है उसमें, है ना। तो ये है ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट क्रेडिट फंक्शन, है ना, प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। अरे भैया तुम एक एक्सपोर्टर है ना, मान लो आमोद एक एक्सपोर्टर है यार, तो आमोद जब एक एक्सपोर्टर है तो आमोद को हो सकता है कुछ सब्सटेंस खरीदना हो बाहर से, जिससे वो एक्सपोर्ट कर सके वो डिजायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट, या इंपोर्टर है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। कहने का मतलब है उधार, उधार लेना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये हो गया क्रेडिट फंक्शन। इंपॉर्टेंट है हेजिंग फंक्शन, जहां पे मेरे को थोड़ा ठहराना पड़ेगा। हेजिंग फंक्शन का मतलब रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है हेजिंग का मतलब, रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। सर फिर से बोलो, हेजिंग फंक्शन का मतलब रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब क्या चीज का रिस्क, आओ देखते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। छापना मत, समझना और निकल जाना उससे बाहर। कहने का अर्थ है कि तुम बेटर समझेगा, वरना साथ में कॉपी करेगा तो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज होगा। यार मान ले हम थोड़ा सा सिंपल फिगर यूज करेगा, ठीक है ना। मान ले $1 जो हो रखा है वो ₹100 हो रखा है, $1 ₹100 हो रखा है, ठीक है ना। अब यार मान लो आप लोग एक एक्सपोर्टर हो, क्या हो, एक्सपोर्टर, मतलब यूएस में प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप लोग इंडियन हो बट इंडियन एक्सपोर्टर हो, कहने का अर्थ है कि आप लोग यूएस में अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो। आप इंडियन हो और आप यूएस में अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हो। अब यार जब सामने वाले बंदे को आपने प्राइस कोट किया होगा तो आपने डेफिनेटली डॉलर के टर्म्स में कोट किया होगा, यार सामना तो वही समझता है ना। तो मान लो आप लोगों ने जो डॉलर कोट किया वो लेट्स से प्रोडक्ट का दाम था $500, एक एग्जांपल है, $500 एक एग्जांपल। यार जब आपने $500 उसको कोट किया, इसका मतलब कि जब वो आपको पैसे देगा, अच्छा लेकिन बात आपका उससे ये हुआ कि वो अभी तुरंत आपको पैसे नहीं देने वाला, 3 महीने का समय लिया उसने, 3 महीने का समय लिया उससे आप। अब ये 3 महीने आपको डर लगा रहेगा, क्या चीज का डर लगा रहेगा, सब कोई बोलेगा। जी बिल्कुल, एकदम सीधा सा बात, सबने सही आंसर दिया, प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, बिल्कुल ठीक कहा। और इसको किस चीज में मजा आएगा, $1 100 से ऊपर भागे या $1 100 से नीचे भागे, ऊपर भागे, लेकिन डर किसका है कि $1 100 से नीचे भागे। हेजिंग फंक्शन का पर्पस, मैं क्या बोला, हेजिंग पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या पढ़ा रहा हूं, हेजिंग का पर्पस आपको फायदा दिलाना नहीं है, हेजिंग का पर्पस आपका रिस्क को हटाना है।
दो अलग अलग है क्या सर? हाँ, दो अलग अलग है, बता रहा। पहले पर्पस समझ, हेजिंग का पर्पस तुम्हारा प्रॉफिट कराना नहीं है, हेजिंग का पर्पस तुम्हारा रिस्क अवॉइड करना है। तुमको, हाँ, तुमको नींद नहीं आ रहा रात में, तो तुम क्या कर, जा बैंक के पास जा। किसके पास जा? बैंक के पास जा। बैंक के पास कब जा? आज ही चला जा। जिस दिन डील साइन हो गया ना, बैंक के पास आज ही चला जा। बोल बैंक भाई सुन, मेरे पास 3 महीना में एक कितना $500 आने वाले, मैं तेरे को बेचेगा, लेकिन उसका डील मेरे साथ आज डिसाइड कर ले, रेट मेरे साथ आज डिसाइड कर ले। डील मतलब कि किस रेट पे तुम हम तेरे को बेचेगा, डील मतलब हम तेरे को किस रेट पे बेचेगा, ठीक है ना? हम तेरे को किस रेट पे बेचेगा वो आज डिसाइड कर ले, ठीक है ना? मान ले डिसाइड हो गया कि $1 इक्वल्स टू ₹98, बैंक से आज ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया। अब तुम समझ, $1 चाहे फ्यूचर में 95 हो, $1 में फ्यूचर में चाहे 105 हो, तुम अपना सेफ खेल लेगा। अब तेरे को इस बात का डर नहीं है कि कहीं $1 ₹60 ना हो जाए 3 महीना में, या 70 ना हो जाए, होगा नहीं होगा छोड़ देना। अब तुम एक चीज नहीं समझ रहा है, तुम लोग एक चीज नहीं समझ रहा है, तुम लोग बोल रहा है इतना छोटा सा बात के लिए क्यों परेशान कर रहा बैंक को? भाई रियल लाइफ में जो $500 है ना, जो कंपनियां होती है ना, वो $5 मिलियन तक भी जाती है। तो 5 मिलियन, तुम समझ ले, $5 मिलियन अगर है, तो तुम सोच ले कि अगर 0.1 का भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हुआ ना, दिल बैठ जाता है। समझ में आ गया? अरे लाखों करोड़ रुपया चला जाता है, ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये समझना, अब आप ये समझने की कोशिश करना कि जब $1.98 पे आप डील मार लिया, अब रिलैक्स, इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन, कि आज ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक अब आपको 98 में बेचेगा। हाँ, लेकिन ज्यादा हो गया ना, नहीं ज्यादा हो गया तो फिर तुम्हारे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? तुम फिर कंपेयर कर, यही हम बोला ना कि तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वो एफएम में कैलकुलेशन है। एफएम में क्या कैलकुलेशन है अब हम तेरे को बताते हैं। एफएम में कैलकुलेशन ये है कि ज्यादा हो गया तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को, तुम बैंक को बोला हम तेरे को देगा, अगर तुम बैंक को $500 नहीं देता है, तुम कैंसिल मार दे कॉन्ट्रैक्ट। अब तुमको कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट तो तेरा कोई चार्जेस लगेगा, तुम बेनिफिट को चार्जेस से कंपेयर कर ले, बेनिफिट ज्यादा। और ये कैलकुलेशन तुम 3rd ईयर में अपना करने वाला है एफएम के अंदर, ठीक है कि नहीं? बट ब्रीफ में बताया, बट यस दिस इज हेजिंग फंक्शन। भाई ट्रांसफर का मतलब एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करना, और क्रेडिट का मतलब आपको फॉरेन करेंसी में उधार चाहिए तो आपको फॉरेन करेंसी में उधार मिल जाता है। सीधी बात, नो बकवास भाई, बात क्लियर है क्या? फंटास्टिक क्या? सोविक सर वही मार्केटिंग वाला क्या, जो ज्यादा हीरो बनता है, वो अभी भी वही है क्या? सोविक सर कौन, टैक्स का कि वो मार्केटिंग वाला है? वो नहीं नहीं, इको वाला का बात ही नहीं कर रहा, हम मार्केटिंग वाला का बात कर रहे हैं। हाँ, भवानीपुर जो है मास्टर्स का, मास्टर्स में तो मैं ही पढ़ाता हूँ, मास्टर भवानीपुर, ठीक है। हाँ नहीं, नहीं नहीं, मैथ्स उतना खास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक सेंस होना चाहिए उसमें, डिवाइड और मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन इतना आता है तो फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है ना? बस वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हर से रखिए। मार्केटिंग तो और घटिया है, क्योंकि मार्केटिंग में तुम एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम जाके प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, वो तुमको दे देगा 10 पेज रट्टा लगाओ। हाँ, जिसको वो रट्टा लगाना बेटर लगता है दे कैन गो फॉर। जब तुम एमबीए में जाएगा ना, तब तुम वो मार्केटिंग एक्सपेक्ट कर सकता है जो तुम ख्वाब में देख रहा है ना, कि हम 10 तरीके का आइडियाज बनाएगा, है ना, हम माल बेचेगा दुनिया भर में, वो वहां पे होगा एमबीए के अंदर, यहाँ पर नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज का बात कर, ये सब तुम बता दिया आप लोग को, ठीक है कि नहीं है? अभी ये रहा जो अल्टीमेटली बात था, ऐसे तो पाउंड ही होता है, ऐसे तो अगर हम लोग देखो, एक होता है कॉमन यूजेज, समझना, एक होता है कॉमन यूजेज और एक होता है जनरल यूजेज। कॉमन यूज का अगर बात करें, कॉमन यूजेज में अगर बात करें तो डॉलर और पाउंड ही जो है वो चलता है, ठीक है कि नहीं है? ऐसे तो रशियन रूबल लगा लो, ऐसे तो बहुत कुछ है, बहुत करेंसी, मिडिल ईस्ट में भारतीय करेंसी दिराम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन ठीक है, छोड़ो ना, अपने को जाना नहीं, अपने को पढ़ना है। अभी सुनो, 3 तरीके का एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो मैं बता रहा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोट, ठीक है ना? फिक्स्ड, देख यार यहाँ पर ध्यान से सुन लेना एक बार, क्योंकि फिर निकलेगा यहाँ से। बत मेरे को मालूम है, इसीलिए बोला कि फटाफट बोल रहा है, सुनते चलना है ना, क्योंकि आज रेलिवेंस है। बोला था ना अभी साम्या का कि
कि यार जो भी नया चीज आप बताएगा उसे रिकैप करवा लेना, तो इस वजह से करवा रहा है। सुन ले, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया वो कर दिया। ऐसे गवर्नमेंट क्या, ऐसा नहीं है कि सुबह उठा बोला आज $1 को 50 कर देते मजा ही आ जाएगा, ऐसे नहीं फिक्स करता है, ऐसे फिक्स नहीं करता है। इसका एक लॉजिक रहता है, वो लॉजिक रहता है गोल्ड या एडजस्टेबल पेग। गोल्ड का मतलब होता है कि गोल्ड का कन्वर्जन के हिसाब से फिक्स होता है, वो वाला पेग नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे पेग का मतलब फिक्स करना हो गया, ठीक है कि नहीं है। बट खैर अभी पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल देख, अगर यूएस में $1 में 10 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है और इंडिया में ₹1 में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा है, तो $1 ₹5 होगा। समझ में आया? इस तरह से गवर्नमेंट फिक्स करता था, समझा? मतलब गोल्ड को दिमाग में रख के बता रहा रुक जा। $1 अगर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फेच करता है और ₹1 2 ग्राम ऑफ गोल्ड फेच करता है, तो 10/2 5, यानी $1 ₹5 हो गया। मतलब तू समझ रहा है, कॉमन यार्डस्टिक कौन है? गोल्ड। कॉमन यार्डस्टिक कौन है? गोल्ड। बस अब इसी वजह से, क्योंकि गोल्ड का वैल्यूज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तुम समझ, इसका मतलब क्या हुआ, तुमको अगर कन्वर्जन रेट देखना है तो अब तुम किस बात पे निर्भर हो गया, तुम अब इस बात पे निर्भर हो गया कि गोल्ड कितना अवेलेबल है। क्योंकि जैसे ये साम्यक बोला कि यार कहीं पे गोल्ड ज्यादा है, कहीं पे गोल्ड कम है, जहां गोल्ड ज्यादा है चांसेस है वहां गोल्ड का दाम कम रहेगा, जहां गोल्ड कम है वहां पे ज्यादा। तो मतलब अब एक्सचेंज रेट इस बात पे निर्भर हो गया कि गोल्ड ज्यादा है या कम है। तो 1979 में गोल्ड सिस्टम खत्म हो गया, आया एडजस्टेबल पेग। सर ये एडजस्टेबल पेग का क्या मतलब है? जैसे गोल्ड यूज हुआ करता था ना, अब यूएस डॉलर को गोल्ड की जगह यूज कर, यूएस डॉलर यूज होने लगा। ये रहा एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अंडर दिस मेथड वर्किंग मेंबर कंट्रीज वर अलाउड टू एक्सचेंज रेट विथ यूएस डॉलर। मतलब ये हो गया, लेकिन फाइनली ये सब सिस्टम जो है ना, क्योंकि देख हर कंट्री एक दूसरे के साथ वॉर में घुस रहा था। अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड करेंसी वॉर। करेंसी वॉर में क्या होता है, तुम एक बार समझने की कोशिश कर। करेंसी वॉर ये क्यों अबॉलिश हुआ वो बता रहे हैं, जिसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे जा पाएगा। सुन लेना, करेंसी वॉर कैसे होता है। इसमें गन्स और ये सब एम्यूनिशन यूज नहीं होता है करेंसी वॉर में। करेंसी मार्केट में क्या होता है, इधर पे समझ। $1 के अंदर मान ले $1 जो है, एक बार अगेन फॉर सिंप्लिसिटी मैं बोल रहा हूँ ₹100। यार अगर $1 ₹100 है तो तुम सोच के देखना $1 कितना होगा, $0.01 होगा भाई साहब। अगर $1 चाहिए तो ₹100, और ₹1 खरीदना है किसी फॉरेनर को तो उसको कितना देना पड़ेगा, $0.01। करेक्ट। अब तुम समझ, इंडिया मान ले करेंसी वॉर में घुस रहा है, इंडिया मान ले करेंसी वॉर में भिड़ रहा है, किसके साथ बोल तो, यूएस के साथ। अब इंडिया जब करेंसी वॉर में घुस रहा है यूएस के साथ, कैसे घुसेगा तुम ये देखने की कोशिश कर। मान ले कोई चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ₹5000 का, इंडिया में ₹5000 का है, ठीक है कि नहीं, इंडिया में ₹5000 का। आज वो बंदे को जो यूएस में बैठा है, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया से खरीदना चाहेगा तो उसको ₹5000 खरीदना पड़ेगा पहले, तब जाके वो खरीद पाएगा। अच्छा, ₹5000 के लिए उसको कितना डॉलर लगेगा, 0.01 इंटू 5000। सॉरी, क्यों क्यों वो कर रहा है, दुनिया डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसा मत बोल भाई। 1/100 इंटू ये करेगा तो 50, तो यानी कि $50 ही तो हुआ। क्या बोला, 50,000? अच्छा, तो फिर हम गलत सुना, वो ये बोला कि क्या बोल रहा है, $50 तो तुम सही बोले, माई बैड। खैर कोई दिक्कत नहीं है, $50 तब इन्होंने सही बोला, उसको $50 पड़ रहा है। अब वो बोल रहा है कि हम काय को लेगा, हम इंडिया से काय को लेगा। इससे बेटर तो मेरा खुद का कंट्री है, जहां यूएस, जहां पे $45 में मिल रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है, हम तो फिर लेने जाएगा नहीं, तो सही है यार तेरा, ठीक है। इंडिया क्या किया, बोला ऐसा बात है, कोई बात नहीं है, वी विल चेंज अवर सेल्फ। इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, तुरंत इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर सकता है, देख दो चीज कर सकता है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है ना। इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, मान ले अगर $1 है, ₹100, अपने कंट्री में तो डॉलर का दाम अपने डिसाइड कर सकते हैं, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने बोल दिया कि चल जाओ, ठीक है, अब से $1 जो होगा वो ₹200 होगा, जाओ। फिक्स्ड एक्सचेंज में कर सकता था, फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट के हाथ में था। तो यानी कि ₹1 कितना हुआ, पहले ये समझ। $1/200, $1/200 अगर तुम लोग 0.02 या कितना आया, एक बार बताओ। 002 आया ना, 0.02 आया क्या, ठीक है।
जो भी वॉट एवर इट इज, एक बार चेक कर लेना कि वॉट एवर द हेल यू गेट, जो भी है। अब तुम सोचने की कोशिश कर, 0.02 आ गया। अब वो बंदा जो यूएस में बैठा है, अब वो देख रहा है कि देख इंडिया में तो वो 5,000 रुपया में अभी भी बिक रहा है। अब 5,000 इंटू 0.02 किया हुआ, ठीक है कि नहीं है? कितना किया? 5,000 इंटू 0.02। तुम लोग बस एक बार ये देख लेना कि ये सही बताया ना मेरे को, बिकॉज आई सीरियसली डाउट। नहीं नहीं, ये 0.02 कैसे हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, रुको बाबू, ठीक है रुक जा भाई, पहले कंपेरिजन इसको कैलकुलेट तो कर ले कि 1/200 कितना है। सब कोई कैलसी उठाओ फटाफट, मजा आएगा, एक चीज दिखाएगा, मजा आएगा। देखो 1/200 करो, सब कैलसी से करो, थोड़ा मुश्किल है। हाँ क्या है जी? हाँ हाँ, जहाँ पे सब न्यूटन लोग क्या बोल रहा था, 0.02, इसीलिए हम बोला कितना आया, 0.005 आया ना। तो भाई वही तो बोल रहा था तुमको कि यानी कि कितना हो गया, 0.005 आ गया। हाँ तो वही मैं बोल रहा था, 0.005 हो गया। अभी इधर सुनना, अभी इधर सुनना, जैसे ये हुआ 0.005, तुम इसको किया तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, $25 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, तो अब उसके लिए $25 पड़ रहा है, उसके लिए कितना पड़ रहा है, $25 पड़ रहा है। अब वो बंदा जो यूएस में है वो कहां से प्रोडक्ट खरीदेगा, इंडिया से इंपोर्ट करेगा ना, क्योंकि इंडियन टर्म्स में उसके पास कितना पड़ा, $25 ही तो पड़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट $1 को 200 रुपया किया, $1 200 करने की वजह से ₹1 कितना हुआ, $0.005 हुआ। अरे ₹1 $0.005 हुआ, मतलब ₹5,000 का प्रोडक्ट का कितना दाम पड़ा, $25 पड़ा। तो वो इंडिया से खरीदेगा, क्योंकि यूएस में तो उसका प्राइस कितना चल रहा है, $45। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से वॉर छिड़ गया कि नहीं छिड़ गया? हाँ कर ले, तो चाइना तो आज भी बोल रहा कर ले, समझ में आया ना? हाँ तो बात हम लोग कोई भी कंट्री के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो सिंपल भाषा में मैं बात करता हूँ आपसे, हुआ क्या, कंट्रीज बोली ऐसा नहीं चलेगा, चुलबे ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज अडॉप्टेड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के दरमियान क्या हुआ, सिंपल सा बात है कि भैया मान लो डॉलर का कन्वर्जन तुम देख रहे हो, तो डॉलर का डिमांड, डॉलर का सप्लाई, दोनों का जहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो मार्केट रेट हो गया। वो क्या आ गया, मार्केट रेट आ गया। क्या आ गया, मार्केट रेट। सर बात खत्म। तो ये था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्क देख ले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है, ये डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन क्रिएट करता है। मेन फर्क तुम लोग के लेवल पर यही है, डिमांड नहीं, गलत बात कर रहे हो ना आप। व्हाट ही इज टेलिंग, आप समझना, मैं समझ गया आपकी बात, आप समझना। इंडिया में बैठ के सोचो, इन्होंने पूछा ये डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन का क्या चक्कर है। मैं बोला देखो दिमाग लगाओ, अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो, आप इंडिया के अंदर बैठे हो, इंडिया में लोग डॉलर डिमांड कर रहे हैं, भैया मेरे को बाहर घूमने जाना है, डॉलर दो। भैया मेरे को बाहर से यूएस का ये प्रोडक्ट मंगाना है, मेरे को डॉलर दो। डिमांड हो रहा है इंडिया के अंदर। ऐसे भी तो लोग हैं जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट, जिसकी वजह से डॉलर का इनफ्लो आ रहा है, जो वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को जाके जमा कर रहे हैं। मतलब इंडिया में डॉलर का सप्लाई है कि नहीं है, उसका इंटरसेक्शन दिखाता है। यही मैं बोला, उसका इंटरसेक्शन से पता चलता है ना, क्योंकि ₹/डॉलर, उसका उससे मतलब तो केवल इंडिया को है, वर्ल्ड लेवल पर क्या लेना देना अपन को। करेक्ट, इंडिया के लेवल पर अपने देखते हैं। इसमें क्या आता है, आप क्या बोल रहे हो, आप समझना चाह रहे हो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना है क्या? अगर आप सिंपल भाषा में ये बोल रहे हो कि फ्लेक्सिबल रेट बढ़ता चढ़ता क्या, बढ़ता घटता कैसे है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, हाँ वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पोजीशन। अगर डॉलर का डिमांड बढ़ता है इंडिया के अंदर, तो रुपया जो है वो कम इज्जत मिलता है रुपया को। लेकिन इन्फ्लेशन मेरे दोस्त केवल किसी फॉरेन करेंसी की वजह से तो होता नहीं है ना दोस्त। इन्फ्लेशन तो आपका इस वजह से होता है कंट्री के अंदर, क्योंकि कंट्री के अंदर लोगों के हाथ में पैसा है, और लोगों और इतना प्रोडक्ट नहीं है जिससे वो कर सके, तो तुम कितना ही कन्वर्ट कर लो, हाउ कैन इट कर्टेल इन्फ्लेशन दोस्त? आप खाली सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन विल कंट्रीब्यूट टू दैट, भैया इन्फ्लेशन इज नॉट द ओनली रीजन ना, है ना? ठीक है ना? तो खैर जो भी है, ये मेन चीज था जो आपको समझाना था। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट को अपर और लोअर लिमिट फिक्स कर देता है। मैनेज फ्लोटिंग क्या, एक मिक्सचर है दोनों का, गवर्नमेंट ऊपर और लोअर फिक्स कर दिया। जी बिल्कुल, एक्सचेंज रेट का, करेक्ट।
अब बोला जाओ फ्लेक्सिबल है, खेलो खेलो खेलो। अगर ऊपर गया तो गवर्नमेंट टांग अड़ाएगा, इसके नीचे गया तो गवर्नमेंट टांग अड़ाएगा, इसके बीच में रहा तो फ्लेक्सिबल चलेगा। मतलब फिक्स्ड टू एन एक्सटेंट, फ्लेक्सिबल विद इन दैट एक्सटेंट। मैनेज फ्लोट, मैनेज फ्लोट। फ्लोट ऐसे याद रखना कि फ्लोट कर रहा है, बहुत ऊपर फ्लोट कर गया या बहुत नीचे फ्लोट कर गया तो मैनेज करेगा, इसीलिए मैनेज फ्लोट। फिर से नीचे ले आएगा, 100 कर देगा, करेक्ट। मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, सिंपल भाषा में ये याद रख कि गवर्नमेंट उस रेंज में ले आएगा, ठीक है कि नहीं। अब वो कैसे होता है, उसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है, वो भी अपने को काम देंगे, है ना। करेंसी उसके लिए ना एक्चुअली बहुत सारा स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है जो इको ऑनर्स का स्टूडेंट्स लोग को सिखाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दैट। अब अपने बात करते हैं ये देख, ये 4 टर्म्स है जो समझा दे रहा है, एग्जाम में तेरे को इसका काम आने वाला है, पक्का है, अभी से बता दे रहे हैं। वो 4 टर्म्स सुन ले, क्या क्या है। अप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, क्या बोला मैं, अप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, और बाकी 2 टर्म है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। भैया फिर से बोलना, अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। क्या, अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। अब सुनना क्या, एक बात याद रखना, मान ले $1, $1 60 रुपया है, $1 60 रुपया है। $1 अब बन गया $50, मान ले किसी भी वजह से, क्यों मत पूछना, बट $1 60 से $1 50 बन गया। मेरे को एक सिंपल सा बात में जवाब देना कि रुपी का वैल्यू बढ़ा कि रुपी का वैल्यू घटा। क्योंकि कोई ना कोई एक जन होता है जो कभी घटा बोलता है, हो सकता है भाई मिस्टेक, बट ये बढ़ा, करेक्ट बोल रहे हो आप। क्योंकि पहले आपको $1 पाने के लिए 60 रुपया देना पड़ता था, अब $1 के लिए केवल 50 देना पड़ रहा, तो यार इंडियन रुपी इज डूइंग बेटर ना। सर सही बात है। अब ये कह रहे हैं कि इसको ही अपने बोलेंगे अप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ये हुआ है। अच्छा, और इसी को अपन बोलेंगे रिवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंट घुस के किया है। ओ मतलब हो रहा वही है, हो रहा वही है कि जो रुपी जो है, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी अपना स्ट्रांग हो रहा है। सरल भाषा में सवाल ये है कि किसकी वजह से स्ट्रांग, क्या इसके पीछे, सवाल है क्या इसके पीछे मार्केट फोर्सेज है। अगर साहब मार्केट फोर्सेज है तो आप जबान यूज करोगे अप्रिसिएशन। अगर इसके पीछे मार्केट फोर्सेस नहीं है, इसके पीछे यू नो गवर्नमेंट है एंड स्टफ लाइक दैट है, तो आप इसके लिए जो जुबान यूज करोगे वो है रिवैल्यूएशन। फर्क केवल इतना। जी यार क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है कि नहीं। ठीक उल्टा मार लो, ठीक उल्टा कर लो, ये तो अप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन हो गया, सेम उल्टा कर लो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का। जैसे अप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, वैसे ही अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटता है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हो फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और सेम चीज को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन। हाँ बाबू, क्या अंतर हुआ, क्या सेम हुआ, पहले ये सोचो कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, क्या डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिर रहा है। अब तुम पूछा क्या अंतर है, भाई सेम अंतर है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गिर रहा है, मतलब जहां पे मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व है उसकी वजह से गिर रहा है, तो डिप्रिसिएशन बोलेंगे। और अगर गवर्नमेंट खुद जबरदस्ती का टांग के गिरा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन बोलेंगे। जैसे अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में फर्क है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क है। भाई उधर पे रुपी का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर पे रुपी का वैल्यू घट रहा है, क्या बात करते हैं यार। ये देखो, $1 60 से $1 70 हो गया। हाँ, यहाँ पे वैल्यू घट रहा है तुम्हारा करेंसी का, ठीक है कि नहीं है। सर फैंटास्टिक, आगे बात करो। ये सब फालतू है, टाइम पास है, इस लेवल के लिए नहीं दरकार है, इसीलिए बोला फालतू। चलो सर, अब आप चलो मेन शीट पे, क्योंकि अब हमारे को काम है जी मेन शीट का। लेट्स गो टू द मेन शीट। होल्ड ऑन।
चलो जी, अब अपने बात कर रहे हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल का, जिसको ISLM-BP मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? ध्यान से सुनना बात को। ओके सर, बताओ। हाँ यार, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इसका एक दूसरा नाम है ISLM-BP मॉडल। ISLM-BP मॉडल, बोलो सर आप क्या है? हाँ जी सर। यार एक क्विक रिकैप दिखाएं। अभी तक आप लोग क्या करते आ रहे थे? ISLM 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 चिल्लाते हुए आ रहे थे। अग्रीड डिसअग्रीड? हाँ जी सर, अग्रीड। सुनते जाना बस बात को, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए यार। देख लो, IS और LM का एक क्विक रिकैप दे दो यार। IS मतलब गुड्स मार्केट, बताया था। IS का मतलब आप बात कर रहे हो गुड्स मार्केट का, और LM का मतलब आप बात कर रहे हो मनी मार्केट का। डाला हुआ है ये वाला भी। हाँ, ये वाला नोट अपडेट कर देगा, कोई टेंशन नहीं। IS हो गया गुड्स मार्केट और LM हो गया, और अभी तक तो सारा ही अपडेटेड है, तुम लोग अगर देखा है तो नोट्स प्लस हो है ना। तो IS हो गया गुड्स मार्केट और LM हो गया आपका मनी मार्केट। यार अगर आपको याद है तो ये देखो आप लोग, IS कर्व यानी कि गुड्स मार्केट जो है, उसके अंदर पिक्चर कैसा दिखता था? कुछ ऐसा दिखता था। ये आपका हो गया IS कर्व, ये आपका हो गया IS कर्व। ठीक है ना, गुड्स मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट के अंदर जो आपका सप्लाई कर्व होता था, वो होता था कुछ इस प्रकार का, अपर स्लोपिंग। ये होता था आपका LM कर्व। तो यार ये IS और LM का इंटरसेक्शन अपने काफी हद तक देखे हैं, ठीक है। अब अपने आ गए हैं BOP में। किसमें आ गए हैं? BOP में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कांस्टेंट लाइन। यहां पर हम लोग जो BP वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोग ध्यान से देखना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या हो रहा है समझने का कोशिश करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान से सुनने का कोशिश, समझने का कोशिश करना। देखो जी, ये रहा यहाँ पे। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आप लोग देखोगे, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, कहानी खत्म। क्योंकि बीओपी का बैलेंस जीरो होता है, तो यहाँ पर ये एक बीओपी का लाइन है, खत्म कहानी। नहीं नहीं, ये ISLM नहीं है, ये खाली बीओपी कर रहा है। ISLM बीओपी सब कुछ एक साथ एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाह रहे हो, आई गेट इट। पहले एक बाई पार्ट्स तो समझ लो, ठीक है ना जी, बिल्कुल। एक बात याद रखना, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर बीओपी कर्व के ऊपर, यानी कि सरप्लस बीओपी का है, ये सरप्लस बीओपी जोन है। यहाँ पे बीओपी का, इस लाइन पे बीओपी का मतलब है जीरो। किस किस एक्सिस में? हाँ, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। देख, सिंपल सा बात है, देख इधर पे, ये इधर पे है तो भी यहाँ है, ये इधर पे, क्योंकि बीओपी एक ही लेवल पे जीरो होता है ना। बाकी सब लेवल पे बीओपी चेंज होगा, क्या तो बीओपी पॉजिटिव होगा या बीओपी नेगेटिव होगा। हाँ, अरे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बन सकता है, बट ट्रेडिशनली मैं हमेशा बताया हूं आप लोग को कि इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स, इनकम ट्रेडिशनली हमेशा इधर रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है कि नहीं, बता रहे एक्चुअली में। मैं यहां पर लिखने को लिख तो दिया, मैं यहां पर लिखने को तो लिख दिया हूं कि बीओपी है, लेकिन अब पॉइंट ये है ना कि बीओपी जीरो है, बट इसका जीरो की तरफ कंट्रीब्यूट किया कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का टोटल होता है ना दोस्त, वो यहां पर प्लॉट किया जाता है। बट ट्रेडिशनली बोला जाता है कि दिस लाइन रिप्रेजेंट बीओपी इक्वल टू जीरो। कहने का अर्थ है कि अगर आप इस लाइन पर हो, करेक्ट, इस लाइन पर आप हो, तो इसका मतलब आपका जो इनफ्लोज है और आउटफ्लोज है वो एक दूसरे से इक्वल है। लेकिन इनफ्लोज और आउटफ्लोज तो एक दूसरे से इक्वल मतलब जीरो तो नहीं है, इस वजह से वो ऊपर में।
तो एग्जैक्टली अगर आप मेरे को पूछना चाहोगे कि सिंपली कि यार मतलब आप एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं भैया कि ये एग्जैक्टली बीओपी नहीं है, बट ये बीओपी का जीरो पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, हाँ हम बोलेगा सही सोच, ठीक है कि नहीं। रियल लाइफ में अगर जानना है तो भाई ये रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो और आउटफ्लो, ये वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं है दोस्त। खैर जो भी है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बीओपी जीरो होता है, वो ध्यान से रख के रहा चल और वो पकड़ के चल। और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है तुम्हारा, वो होता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, नीचे में है उसके डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है ना। यार एक बात बता देता आपको, मंडल और फ्लेमिंग दोनों के बारे में बोलना है ना, हाँ ठीक है। सबसे पहले ना मंडल और फ्लेमिंग में, मंडल जो है ना वो परफेक्टली मोबाइल मार्केट का बात किया था, मतलब परफेक्ट मोबिलिटी मार्केट का मतलब है कि मैं आज एक रिसोर्स है, एक कैपिटल है, उसको एक यूज से, मान लो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं मशीन को यूज कर रहा हूं डेडिकेटेडली उस बिजनेस, मैं लेबर्स को हायर कर रखा हूं, मैं जब चाहूं अपना मशीन को इस बिजनेस से दूसरा बिजनेस में ट्रांसफर कर सकता हूं। इस अजम्पशन के साथ मंडल ने अपना लॉ रखा था, इसीलिए मंडल का लॉ को बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी लॉ या परफेक्ट मोबिलिटी मार्केट। फ्लेमिंग जो कि उतना जोर जोर से अपने सिलेबस में नहीं है, फ्लेमिंग का क्या कहना था दोस्त कि यू नो फैक्टर इज इमोबाइल, कहने का अर्थ है कि आप एक मशीन को या एक लेबर को एक ही यूज में डाल सकते हो, आप उसको दूसरे यूज में डाल नहीं सकते। तो फ्लेमिंग का मॉडल इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट खैर दोनों ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी। इसीलिए फ्लेमिंग का था इम्परफेक्ट मोबिलिटी, कि एक बार एक रिसोर्स को तुम एक जगह पे यूज कर रहे हो तो तुम उसको दूसरे यूज में नहीं डाल सकते, बट खैर वन एट अ टाइम। यहाँ पर तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखेगा जिसके लिए हम इतना कुछ बताया तुम लोग को लास्ट फ्यू क्लासेस से। आईएसएलएम बताया, सर बताया, फॉरेन एक्सचेंज बताया, हाँ जी बताया आपने वो भी, सब चीज का इम्पैक्ट, सब चीज का इम्पैक्ट बीओपी बताया, सब चीज का इम्पैक्ट तुमको यहाँ पे दिख, सुनते चलना बात को अब। और अभी जो है ना सुनने का कोशिश करना एकदम मेनली, बाकी फिर जवाब मिलते रहेगा तुमको। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी वाला वर्ड में अपने हैं, इसको साथ साथ में लिखना है तो लिख सकता है, हालांकि शेयर कर देगा, बट साथ साथ में भी लिखना है तो लिख सकता है, बिकॉज मेरे को भी टाइम लगेगा बनाने में। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, हाँ जी मंडल वाला, मंडल वाला, मंडल मॉडल करेक्ट। अब जब भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, मैं पहले बात करूंगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, और फिर मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। मतलब हम लोग परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मार्केट पढ़ रहे हैं, मतलब मंडल का लॉ पढ़ रहे हैं, इन विच वर्ल्ड जहां पे एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड, मतलब कंट्रोल्ड बाय द, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो अब हर जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या एनालाइज करने वाले हैं मैं बताऊं आपको, मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी का इफेक्टिवनेस। देख सब कुछ कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में भी तुम लोग सुना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है कंट्री में, क्या फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और कैपिटल परफेक्टली मोबाइल है ना, तो मंडल मॉडल के अंदर हम लोग, मोबाइल मतलब मूवेबल है, हम बोला ना एक यूज से दूसरा यूज में डाला जा सकता है, तो अब समझने की कोशिश कर। हाँ मोबाइल मतलब मूवेबल, एक यूज से दूसरे यूज में मूव कर सकते हैं। खैर अभी पॉइंट पर आओ यार, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर अभी हम लोग एग्जामिन करने वाले हैं, पहला मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, और फिर दूसरा फिजिकल पॉलिसी के बारे में। किसके बारे में, मॉनिटरी और उसके बाद फिजिकल। आओ एक एक करके अपने एग्जामिन करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो लिख दिया यहाँ पे, मॉनिटरी पॉलिसी इंपैक्ट, मॉनिटरी पॉलिसी इंपैक्ट। यहाँ पर तुम एक चीज देख, सर नया वही, ठीक, हाँ तो वाई और एक्स एक्सिस से लिखो, पूरा कहानी करने का दरकार नहीं है। अब इधर पे देख, ये आई एस और ये एल एम कर दो,
तेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला लाइन है यही हो गया। हमेशा देख, एक मिनट, अभी तुम लोग का क्वेश्चन आएगा ये यहाँ क्यों बना है वहां क्यों बना है। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग पोजीशन एक इक्विलिब्रियम से ही करता है। हमेशा क्या बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा एक इक्विलिब्रियम से ही होता है। तो इस पॉइंट को ई बोल देते हैं ना, हाँ ठीक है चलो ई ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अपने लोग इसको आई एस बोल दिया और इसको अपने एल एम बोल दिया। अब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी परस्यू करता है। क्या फॉलो करता है? एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। यार तुमको अगर याद है एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या, सॉरी थैंक यू, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है कि जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इकोनॉमी को सुधारने के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी भी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी परस्यू कर रहा है तो वो गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? ये आउटपुट लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, सुन ले, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट लेवल, ये आउटपुट लेवल रिप्रेजेंट, सुन लिया। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेरे को इससे ज्यादा आउटपुट चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा? मनी का सप्लाई को बढ़ाएगा। मनी का सप्लाई को, हम क्या बोला था तेरे को कि जब भी मनी सप्लाई इफेक्ट होता है आईएस कर्व नाचेगा कि एलएम कर्व नाचेगा? एलएम कर्व, क्योंकि एलएम कर्व मनी मार्केट से डील करता है। और जैसा उन्होंने बताया कि भैया राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये देख ले राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब तुम एक बार देख कि जो इक्विलिब्रियम यहां हुआ करता था वो इक्विलिब्रियम अब कहां आ गया? यहां पर आ गया। सर बात तो सही है, ये देख इवन पे आ गया, इक्विलिब्रियम इधर पे आ गया। अब यहां पर ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, इधर पे देखो क्या हो रहा है। इधर पे तुम जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट तो बढ़ा दिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, बीपी लेवल के नीचे है कि ऊपर है? थैंक यू, क्या बोला? डेफिसिट हो गया, क्योंकि तुम बीपी लेवल के नीचे है तो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट हो गया, पर गवर्नमेंट तो यहाँ पे चुप बैठेगा कि घुसेगा? घुसेगा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो रुक जा, ऊपर करेगा गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, ध्यान से देख, गवर्नमेंट इंटरफेयर। अभी गवर्नमेंट, सॉरी कैसे करेगा वो देख। गवर्नमेंट बोलेगा कि यार हम लोग ना अपना डोमेस्टिक करेंसी को परचेज करने लगता है। क्या करने लगेगा? परचेज डोमेस्टिक करेंसी। समझना क्यों, तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, लॉजिकल है। और गवर्नमेंट सेल करने लगेगा फॉरेन करेंसी, क्योंकि समझना गवर्नमेंट एक्चुअली ये देख रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने का मतलब है कि जो इंडियन करेंसी का वैल्यू है बहुत तेज से नीचे गिर गया। अब कोई भी करेंसी का वैल्यू नीचे तब गिरता है जब क्या होता है, उसका सप्लाई ज्यादा होता है कंपेयर टू उसका डिमांड। गवर्नमेंट देख क्या करना शुरू कर दिया, बाजार में डिमांड क्रिएट करना, जिससे अपना जो रुपी है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग बने। जब ये गवर्नमेंट, सॉरी मार्केट में जाके बोलेगा हमको रुपया दो, हम बदले में डॉलर देने को तैयार है, जिससे डॉलर का सप्लाई बढ़ गया बाजार में। तो जो डॉलर का रेट था, डॉलर का जो रेट था वो कंट्रोल हो गया। तो हम तेरे को क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ रिजर्व रख रखा था ना, गवर्नमेंट और बाजार में लेकर आएगा वो, ठीक है नहीं है? गवर्नमेंट और बाजार में लेकर आएगा जिससे डॉलर का रेट नीचे गिरे। अरे तुम सोचना, जब भी तुम बाजार में सप्लाई डालेगा, जब भी तुम बाजार में सप्लाई डालेगा तुम रेट गिरा पाएगा ना, कि नहीं गिरा पाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? सर गिरा पाएगा रेट, वही यहां पर हुआ। गवर्नमेंट ठक करके रेट गिराया। गवर्नमेंट क्या किया? बहुत जोर से रेट गिराया। अब जब गवर्नमेंट रेट गिराया किसका? फॉरेन करेंसी का, और डोमेस्टिक करेंसी का रेट बढ़ाया, तो इवन से वापस हम लोग कहां पर आ गए? ई पर आ गए। कहां पर आ गए? ई पर आ गए। हम लोग सपना देखे थे क्वांटिटी बढ़ाने का, बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। क्यू से Q1 पे गए तो थे, लेकिन वापस वहीं आ गए। हाँ, इसीलिए अपने बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी वॉज इनइफेक्टिव। क्या बोलेंगे अपन? मॉनिटरी पॉलिसी वॉज इनइफेक्टिव। हाँ जी बोलिए। फिर से बोलिए एक बार। नहीं क्यों कर, नहीं तो अब अबव द लाइन कर देगा भाई, तब तो इसका मतलब तुम क्या सरप्लस कर दिया। अब गवर्नमेंट को फिर लोन देना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, सुनो अभी इधर सुनो। तो मॉनिटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव, भैया क्या हुआ एक बार फिर से स्लो मोशन में डिस्कस करो। देखो एक बार और डिस्कस कर रहा है पूरा मसला, जरा ध्यान से समझ लेना है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट अपने बात करेंगे, ठीक है ना? बोलो सर।
हुआ क्या? मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव। अभी सुनो सुनो सुनो, आईएस और एलएम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बीपी लेवल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट लेवल है, जीरो है, फुल स्टॉप, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। गवर्नमेंट को सपना आया कि यार कंट्री में नेशनल इनकम या आउटपुट का लेवल बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट बोला वो तो तभी हो पाएगा जब सबके हाथ में पैसा पहुंचा पाए। गवर्नमेंट सबके हाथ में पहुंचाना शुरू कर दिया पैसा। जैसे ही पहुंचाना शुरू किया, गवर्नमेंट देखा ओ शिट, हम लोग का आईएसएल और एलएम का इक्विलिब्रियम तो आ गया, बट हम लोग जिस जोन में बैठे हैं वहां पे बीओपी का डेफिसिट हो रहा है। अब बीओपी का डेफिसिट भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करना करेगा? यार नहीं 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 नहीं, हम लोग को अपना करेंसी का रेट बढ़ाना है। गवर्नमेंट बोला कि एक काम करो, अपना करेंसी बाजार से खरीदो, जिससे उसका डिमांड बढ़े, जिससे उसका रेट बढ़ेगा, और फॉरेन करेंसी बेचो साला बाजार में। बेचा, वापस वहीं पर आ गया। तो जब तुम वापस वहीं पर आ गया, इसका मतलब तुम्हारा जो नया इक्विलिब्रियम है ई या ई2 दोनों सेम ही है। तुम्हारा जो नया इक्विलिब्रियम है ई या ई2 दोनों तो सेम ही है। तो काय का इफेक्टिव पॉलिसी है भाई? पॉलिसी तो इफेक्टिव हुआ ही नहीं ना। हाँ करेक्ट। ये तो मैं बोल रहा हूँ, सब इफेक्टिव नहीं होगा। तुम खाली मॉनेटरी पॉलिसी का भी बात कर, आगे माथा मत लगाओ, खाली जो सीख रहा है बस वो सीख जाओ। वो सीख गया क्या, बस खत्म, इंपॉर्टेंट है, चलो सही है सर। तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव था, वो हम लोगों ने देख लिया है ना। हाँ सर। अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या देखेंगे? गवर्नमेंट का एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बताओ इसके बारे में कुछ आप। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इधर पे क्या हो रहा है देखो दोस्तों, ये भी तो सेम आई एस, ठीक है। हाँ जी, इंटरसेक्शन हो गया। अब जब यहां पर इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला जो तेरा रेट है, ये वाला जो तेरा रेट है, ये बीओपी का रेट है, ठीक है क्या? बीओपी का रेट। अब एक बार सोचने की कोशिश कर, गवर्नमेंट परस्यू कर रहा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये देख, ये वापस से तेरा जो है सेम आईएस कर्व है, और ये जो तेरा है वो एलएम कर्व है, ठीक है साहब? है तो अब क्या? अब मैं यार ये तुमको बोल रहा हूं कि तुमने शुरुआत यहां से की, तुमने शुरुआत यहां से की, ठीक है ना सर? किया, बोलो अब आगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करता है? फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो फिस्कल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट क्या करता है? इकोनॉमी में पैसा खर्चा करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट क्या करना चालू करता है? इकोनॉमी में पैसा खर्चा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गुड्स मार्केट में डिमांड बढ़ता है। नहीं समझा? उधर पे गवर्नमेंट क्या कर रहा था? पैसा प्रिंट करके लोगों के हाथ तक पहुंचा रहा था, पैसा प्रिंट करके लोगों के हाथ तक पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से कौन सा कर्व तुम लोग राइट शिफ्ट किया था? एलएम कर्व को तुम लोग राइट भगाया था। पर यहां पर गवर्नमेंट कर क्या रहा है भाई? एक बार सोचने की कोशिश कर। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सोचने की कोशिश कर। गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा कर रहा है, मतलब लोगों के हाथ में इनकम पहुंचा रहा है, और जब भी लोगों के हाथ में इनकम जाएगा, गुड्स का डिमांड गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। मतलब अब कौन सा कर्व अफेक्ट होगा? आईएस की एलएम? गुड्स मार्केट। आईएस कर्व गुड्स मार्केट से रिलेटेड है, और क्योंकि गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, आईएस कर्व राइट। अरे भाई, कोई भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी राइटवर्ड शिफ्ट ही करेगा, ठीक है ना? अगर गुड्स मार्केट में एक्सपेंशन हुआ है तो आईएस कर्व राइट भागेगा, और मनी मार्केट में होगा तो एलएम कर्व राइट भागेगा। वो बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग ये देखो, तो यहां पर आप लोग ने भगा दिया आईएस कर्व को राइट की तरफ। ये आ गया सर आईएस कर्व राइट की तरफ, ये आईएस1 आ गया। समझने की चेष्टा करना आप लोग, बस समझने की चेष्टा करना बस आप। हाँ जी, कर दिया। यहाँ पे आ गया। इसमें ना लाइन एक थोड़ा सा पतला लाइन यूज करते हैं, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग बात सेम ही है। आईएस1 हो गया, ठीक है क्या? अभी नया इक्विलिब्रियम E1 पे आया, नया इक्विलिब्रियम E1 पे आया। जी बिल्कुल। अब इन्होंने तुरंत क्या कह दिया यहाँ पर कि अब क्या हो गया? सरप्लस सिचुएशन में, बीओपी सरप्लस में आ गया, बीओपी सरप्लस में आ गया। तुम देख,
कैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी सेम सिचुएशन में अपना अलग अलग इंपैक्ट दिखाता है। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि सरप्लस से भी हम लोग को बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज इन द नेचर ऑफ बीओपी टू ऑलवेज रिस्टोर इटसेल्फ। मतलब तुमको बीओपी पे वापस आना पड़ेगा तुम, हाँ जी बिल्कुल, जीरो रहना पड़ेगा। अब तुम एक इंटरेस्टिंग चीज देखा, तुम बीओपी सरप्लस को तो अचीव कर लिया, तुम बीओपी को तो अचीव कर लिया, सर बात तो सही है। अब गवर्नमेंट सरप्लस सिचुएशन में क्या करता है, फिक्स नहीं करे। अभी देखो गवर्नमेंट को, अब जैसे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को अब रुपया का वैल्यू क्या करना है, कमाना है। इन्होंने जो बताया कि गवर्नमेंट को रुपया का वैल्यू कमाना है, सही बताया इन्होंने, भाई कम करेगा। तो ये डोमेस्टिक करेंसी को बाजार में बेचेगा, डोमेस्टिक करेंसी का बाजार में सप्लाई बढ़ा देगा। सेल डोमेस्टिक करेंसी क्या करेगा, डोमेस्टिक करेंसी को बाजार में बेचने लगेगा। सॉरी दोस्त, कैसे भी कुछ भी करे, और बाई करेगा फॉरेन करेंसी, बाई करेगा फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। एक बात सोच, गवर्नमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिया। गवर्नमेंट सेल कर रहा है डोमेस्टिक करेंसी, मतलब बाजार में डोमेस्टिक करेंसी का डैश, डोमेस्टिक करेंसी का डैश बढ़ा रहा है। उसके लिए दूसरा वर्ड, बाजार में डोमेस्टिक करेंसी का डैश बढ़ रहा है। हाँ, सप्लाई बढ़ रहा है, और क्योंकि बाजार में डोमेस्टिक करेंसी का सप्लाई बढ़ रहा है, तो जो एक कर्व है उस पर इफेक्ट आने लगेगा, फिर से वो है एलएम कर्व। एलएम कर्व में इफेक्ट आएगा। आईएस कर्व तो गुड्स वाला है दोस्त, पैसे जा रहे तो पैसा वाला तो एलएम है ना, एलएम में एम ही मनी को याद रख ले यार, ऐसे और क्या है। तो एलएम कर्व में इफेक्ट हुआ, इस वजह से अब एलएम कर्व तेरा किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट भागेगा। एलएम कर्व किस तरफ भागेगा तेरा, राइट भागेगा। और एलएम कर्व तेरा राइट ऐसे भागेगा, देख लिया, अब इंटरेस्टिंग मजा आएगा। एलएम कर्व अब इस तरह से तेरा राइट भागा कि देख मकसद अचीव हो गया। हम लोग वापस से इक्विलिब्रियम कहां अचीव किए, बीओपी लेवल पर ही, देख ले कहां अचीव किए, बीओपी लेवल पर ही अचीव किया। लेकिन एट द सेम टाइम पहले क्वांटिटी लेवल क्या था, Q1, अब क्वांटिटी लेवल क्या है, Q2। देख ये बात तो तय है कि तुम दोबारा बीओपी पे जाएगा, तुम ही खुद बोला, और हम लोग शुरू इससे किए थे कि इफेक्टिव है। ये क्या है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ दोस्त बोलो। हाँ करेक्ट। देखा, अब तुम समझ में आया, वर्ड ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो दोस्त। एक्सपेंशनरी तो फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी तो, एक्सपेंशनरी क्या है, फिस्कल पॉलिसी है, जो दोनों को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। एक्सपेंशनरी क्या है और किस तरह से करवा रहा है, देख समझ ले, इसमें कितना बड़ा कहानी है। तुम लोग रियलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है डाउट, बट एक बार बता दे रहा है फिर से कि पिक्चर क्या है, ठीक है ना, समझने की चेष्टा करना दोस्त। देखो जी हुआ क्या कि आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने, पहले आईएस और एलएम कर था ओरिजिनल सिचुएशन। अब गवर्नमेंट का मकसद था कि भैया बीओपी अचीव करना है, क्या अचीव करना है, बीओपी अचीव करना है। और बीओपी अचीव करने के साथ साथ, बीओपी अचीव करने के साथ साथ क्या करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को आउटपुट लेवल कंट्री के अंदर बढ़ाना है। कहने का अर्थ है नेशनल इनकम गवर्नमेंट को बढ़ाना है। गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में देखा कि बेवकूफ बन गया। चल रहा कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अब अपना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाया। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बाजार में खर्चा मारता है, गवर्नमेंट बाजार में खर्चा करता है। अब जब गवर्नमेंट बाजार में खर्चा कर रहा है, सोचने की कोशिश करती है, अब जब गवर्नमेंट बाजार में क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, सोचने की कोशिश करना। तो यार गवर्नमेंट को एक बात क्लियर है कि हम बाजार में जितना खर्चा करेगा उतना फायदा। जैसे ही बाजार में खर्चा किया, हुआ क्या, लोग परचेज करने लगे, इसका मतलब डिमांड बढ़ा, मतलब देयर वाज अ राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब देयर वाज अ राइटवर्ड शिफ्ट। हाँ जी साहब बिल्कुल सही है, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। तो जनाब आईएस कर्व जो है वो आपका राइट भाग गया, क्योंकि राइटवर्ड डिमांड बढ़ा। जब आईएस कर्व राइटवर्ड भाग गया तो आपका बीओपी सरप्लस आया, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन ऊपर में हो रहा था इवन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन ऊपर में हो रहा था इवन पॉइंट पे। अब जब इंटरसेक्शन ऊपर में हो रहा है इवन पॉइंट पे, गवर्नमेंट बोला सरप्लस हो गया, अब तो डोमेस्टिक करेंसी बाजार में बेचना पड़ेगा। जब बेचा तो मतलब डोमेस्टिक करेंसी का बाजार में सप्लाई बढ़ा, जिसकी वजह से एलएम कर्व भी राइटवर्ड भागा। और जब एलएम कर्व राइटवर्ड भागा तो वो नया आईएस कर्व पे ऐसे मिला कि बीओपी भी रिस्टोर हुआ और ओवरऑल और इनकम लेवल भी इकोनॉमी में एक्सेलरेट हुआ। क्या ये पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से बोल। मनी का सप्लाई बढ़ा के जवाब दे रहा है। हाँ जी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है भाई, फिजिकल नहीं होता, फिजिकल होता है। पहला बात। दूसरा बात, सुन, हम अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फिक्स किया। हम बोला सेम सिचुएशन के अंदर दो बातें हो सकती, क्या तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगा या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। क्या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फेल हो गया, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फिजिकल है। ये तो लिखा है भाई एफपी, और यहाँ पर लिखा है फिजिकल करेगा। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी फॉलो करेगा। अच्छा ठीक है, आईएएस कर को आ जाता, बात कर लेता। देख भाई, देख ऐसे आईएएस कर वैसे कोई डंडी थोड़ी है कि तू उठा के रख देगा। इकोनॉमी में सिचुएशन क्रिएट करना होगा। समझ यहाँ पे क्या हुआ था, तुम भूल गया इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा। सुन, आईएस और एलएम नॉर्मल इंटरसेक्शन बीओपी लेवल पे इक्वल हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। अब भाई हुआ क्या, गवर्नमेंट बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ कमाल करना, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाया, बढ़ाया। तो जैसा तुम चाह रहा था एलएम कर हम राइट भगाया। तो भाई जब हम एलएम कर राइट भगाया तो मेरा बीओपी सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ? भाई डेफिसिट हुआ ना। तो जब मेरा बीओपी डेफिसिट हुआ तो तुम गवर्नमेंट को तुम बोल रहे हैं क्या, तुम अपना बात सुनना, तुम अब बोल रहे आईएस कर्व को छेड़ो। एक तो कंट्री डेफिसिट में, तुम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं लेकिन खर्चा मारो ना कंट्री में, और है कि नहीं है? ये मसला है। तो ये थोड़ा सोचना समझना और क्या। अब दोस्त हम लोग सेम परफेक्ट मोबिलिटी मार्केट, मतलब अभी भी मंडल ही चल रहा है। मंडल फ्लेमिंग में अभी भी फ्लेमिंग तो है नहीं भाई, फ्लेमिंग का बात का कोई इज्जत ही नहीं है ना। वो रिजेक्ट हो गया, वो फालतू बात करके चला गया था। बहुत बात बोला लेकिन रिजेक्ट हो गया उसका बात ही। नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं क्या रहा हूँ, यही है, इसीलिए तो इतना बड़ा नोट्स बन रहा है आपके सामने। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकर परफेक्ट मोबिलिटी मार्केटिंग, यानी कि मंडल का मॉडल ही, बट अंडर विच रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट घुस रहा था, फिक्स्ड के अंदर तो दोनों किया ना, मॉनेटरी और फिजिकल। इसमें उल्टा होगा, तुम देखेगा। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी पिट गया था ना, अभी देख, मॉनेटरी पॉलिसी पिट गया था ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फिर इसमें क्या नाम है तुम्हारा, फ्लेक्सिबल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जीतेगा। कैसे, क्यों, आओ देखते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहा है, इतना देर से तुम लोग आई एस एल एम बीपी तीनों बना रहा है, किसी को बोलते हैं आई एस एल एम बीपी मॉडल, ये रियलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है डोंट नो, बट ये है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगेन मेरा पढ़ाने का तरीका सेम रहेगा कि पहले मैं मॉनिटरी का बात, मंडल ही, मंडल फ्लेमिंग, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मार्केट है, लिख देता हूँ ना, है आपका दोस्त परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, परफेक्ट ही है बस, इम्परफेक्ट तो करना ही नहीं है। परफेक्ट कैपिलिटी कैपिटल मोबिलिटी के अंदर आपका फिक्स्ड है और आपका फ्लेक्सिबल है। अब मैं फ्लेक्सिबल बता रहा हूं आप लोग को, और क्या, ठीक है सर, फैंटास्टिक। बताओ यार आप इसके बारे में थोड़ा। देखो दोस्त, यहाँ पे हो क्या रहा है, और ये पहले मॉनेटरी पॉलिसी का बात, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है कि नहीं है। अभी यहां पर आप देखो एज यूजुअल, मेरा जो पहला घिसा पिटा डायग्राम है वो सेम रहेगा। इकोनॉमिक्स का कोई भी डायग्राम ना हमेशा एक इक्विलिब्रियम से शुरू होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। खैर देखो यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पर चीज जो है वो इस तरह का है ना, तो यानी कि आपका एक तरफ हो गया, आपका एक तरफ हो गया एलएम, और एक तरफ हो गया यस, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, एलएम कर्व में
क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाएगा। अब गवर्नमेंट इकोनॉमी में अगर पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाएगा तो जो एलएम कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द राइट। अग्रीड डिसअग्रीड? अग्रीड सर, अग्रीड सर, बहुत बढ़िया बात किया। ओके ठीक है। एक्सपेंशनरी में ये हो देख, पहले वाला तो छपा हुआ है। अब देख एक बात बता, बीओपी के वाइज तू मेरे को अगर बताएगा तो बीओपी सरप्लस में पहुंचे कि डेफिसिट? अरे भाई नीचे है, बीओपी लेवल के नीचे है, मतलब तुम डेफिसिट पे है। डेफिसिट जब भी कंट्री की गवर्नमेंट डेफिसिट में आई, अब तुम समझने की कोशिश, डेफिसिट में तो जो करेंसी है अपने लोग का वो डेप्रिशिएट होगा। क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। करेंसी क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। करेंसी क्या होगा? देख मेरा वर्ड को ध्यान से सुन, तुम लोग सुन ही नहीं रहे मेरा वर्ड पे। डेप्रिशिएट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। डेप्रिशिएट वर्ड का मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। करेक्ट आमोद, ये बात सही रियलाइज किया। तुम लोग रियलाइज कर, तुम लोग बोलेगा डी वैल्यू ना, गया खत्म, गुड बाय टाटा। डेप्रिशिएट क्या होगा? डेप्रिशिएट। डेफिसिट है तो करेंसी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट। क्या हो जाएगा? करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा करेंसी। और क्यों हो जाएगा करेंसी डेप्रिशिएट? ओ भाई मतलब तुम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहां पे बीओपी डेफिसिट है, मतलब उस कंट्री में ज्यादा लोग खरीदना पसंद नहीं करते, तो उस कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या होगा? दिमाग से गिरेगा। अब जब डेप्रिशिएट हुआ, एक फायदा भी हुआ इससे। तुम लोग याद कर, जब हमको यूएस वाला एग्जांपल ले रहा था, एक यूएस डॉलर को 100 से एक यूएस डॉलर को हम लोग 200 पे लेकर गया था, तो डेप्रिशिएट ही तो था वो क्या था? लेकिन उसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई बताना? अरे क्योंकि फॉरेनर के लिए इंडियन माल ज्यादा सस्ता रहेगा। $1 100 अब $1 200 हो गया, तो यानी कि 0.005 हो गया, ₹1 का कीमत। तो लोग इंडिया से रुपया खरीद के इंडियन प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। अब देख, नेट एक्सपोर्ट मतलब गुड्स बढ़ रहा है, नेट एक्सपोर्ट मतलब गुड्स बढ़ रहा है, हाँ या ना बोल। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो रहा है? गुड्स बढ़ रहा है। वो ठीक जवाब दे दिया। इसका मतलब आपका आईएस कर राइट भागेगा। इसका मतलब आपका आईएस कर राइट भागेगा। और आईएस कर राइट कैसे भागेगा? ऐसे भागेगा कि वो अपना इक्विलिब्रियम को बीओपी पे अचीव भी कर ले। देख मतलब आईएस कर्व यहां पे भाग के कहां पे पहुंच गया? आईएस 1 पे। तुम देख वापस से सेम मकसद अचीव हो गया, तुमको इधर से इधर आने मिल गया, और एट द सेम टाइम यू हैव अचीव्ड द बीओपी 0। तो देख तेरा क्या हो गया? बीओपी 0 भी हो गया, एट द सेम टाइम जो क्वांटिटी है वो तेरा बढ़ के Q2 पे चला भी गया। मतलब तेरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर क्या हो गया? अफेक्टिव हो गया। तेरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहां पे अफेक्टिव हो गया। यार ये तो बहुत ही गहरा है बिल्कुल है। एक बार फिर से बात करो यार। ठीक है, फिर से बात कर लेता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम परफेक्ट मोबिलिटी मॉडल में चल क्या रहा है। जरा एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बताऊंगा, पिक्चर खत्म हो जाएगा। इन द सेंस कि ये वाला टॉपिक बंद हो जाएगा। बोलो सर क्या? जनाब बात ऐसा है, जनाब बात ऐसा है, आप लोग ध्यान देना। आप लोग अगर बात को ध्यान से देखोगे तो शुरुआत एज यूजुअल हम लोगों ने सेम से की थी। बीओपी 0 था, एवरीथिंग वाज गोइंग जिली जॉली। अब आप लोग समझने की चेष्टा करो। आपने यानी कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाया। जब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है, एलएम कर राइट भागता है। तो देख एलएम कर राइट भाग के आया, एलएम कर जो है वो राइट भाग के आया। अब जब तेरा एलएम कर राइट भाग के आया तो इकोनॉमी में बीओपी डेफिसिट का सिचुएशन आया। जब भी बीओपी डेफिसिट होता है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट मारता है, और डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट मारा तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स अपना बढ़ता है, जिसकी वजह से आईएस कर राइट भागेगा और अपना इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव। देख याद रखना, सक्सेसफुल तुम तभी है जब तुम बीओपी 0 के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ा लिया। तेरा बीओपी सरप्लस या डेफिसिट है और तब तेरा कुछ क्वांटिटी नेशनल इनकम बढ़ा है घटा है, तो दैट इज जस्ट जुमला, दैट इज जस्ट बेवकूफी कोई। ठीक है कि नहीं है? ऑल राइट सर। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का। डेप्रिशिएट करेंसी विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। ठीक है कि नहीं है? फैंटास्टिक। नहीं चार्जर नहीं है।
यहाँ पे हम लोग चार्ज करके लेके आता है फोन। चलो खैर कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर फोकस करना, अभी यहाँ पर फोकस करना बात को। फिस्कल पॉलिसी इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। यहाँ पर आप देखो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ना। यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, ISLM है, ये है ISLM, LM, और ये क्या हो गया IS। अब तुम समझने की कोशिश, गवर्नमेंट क्या परस्यू कर रहा है इस बार, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट बाजार में खर्चा करेगा, गवर्नमेंट बाजार में खर्चा करेगा मतलब लोग गुड्स डिमांड करेंगे, तो इस बार कौन राइट भागेगा, IS कर्व भागेगा। ठीक पकड़ा आपने बिल्कुल बात। ई से आपका जो कर्व है वो भाग जाएगा राइट की तरफ, यानी कि इधर की तरफ भाग जाएगा। तो ये देखो आपका नया शिफ्ट आ गया, यानी कि अब आप यहां पर आ गए। ई था आपका ये पॉइंट, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा जनाब, E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ जी दोस्त, फिस्कल पॉलिसी। तो सेम बात रिपीट किया, हम जल्दी काम बोला तो सेम बात पहले भी बोला था। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है तो गुड्स मार्केट में बढ़ेगा ना, ये सब नो, मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कहानी खत्म। अभी सुनो, ये आ गया तुम IS कर्व बढ़ गया, यानी कि ई से तुम कहां पे आ गया, E1 पर आ गया। अब तुम किस जोन में आ गया, BOP सरप्लस जोन में। एग्जैक्टली, तो जब तुम BOP सरप्लस जोन में आ गया, तब एक बात बताना, हमारा डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, यस और नो। डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग सरप्लस कंट्री है, तो डोमेस्टिक करेंसी का जो रेट है वो ऊपर जा रहा है। जब हमारा करेंसी का रेट ऊपर जा रहा है मतलब हमारा करेंसी खरीदना महंगा होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट्स कम होगा। डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स, एकदम ठीक। डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स। अब जब तुम नेट एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज करेगा, तो IS कर्व जो तेरा राइट भागा था, देख IS कर्व गुड्स मार्केट से डील करता है, नेट एक्सपोर्ट्स भी गुड्स मार्केट से डील करता है। तो जब तुम नेट एक्सपोर्ट्स को वो करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये जो IS1 है वो वापस कहां जाएगा, IS, ये जो IS कर्व है और IS2 कर्व है वो सेम हो जाएगा, तो उसी जगह पे आ जाएगा। पॉलिसी इफेक्टिव हुआ, इनइफेक्टिव हुआ, इनइफेक्टिव। जब तुम वापस वहीं आ गया, तेरे को याद है जब तुम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहा था तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी तुम वहीं पर आ गया था, करेक्ट। तो कहने का अर्थ यहां पर आपको केवल इतना है, कहने का अर्थ आपको यहां पर केवल इतना है कि जनाब हुआ क्या, इनइफेक्टिव पॉलिसी है ये। क्या हो गया आपका, मंडल वाला ही है, देखिए बोल रहे हैं, हाँ मंडल का फ्लेक्सिबल वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सर बात सही है। तो ये चार मसले जो है, ये आपका और एग्जाम में आ गया, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ISLM विद BP, कुछ भी आ गया, तुमको अगर चारों में से एक भी डायग्राम नहीं बनाया ना, एग्जामिनर सीधा गोली मारेगा। चारों तरफ डायग्राम बना दो, हाँ हाँ। एक्चुअली सर बताया ना, तो फ्लेमिंग का कुछ कुछ बात मंडल छापा था, फ्लेमिंग ऐसे बहुत बकवास किया था, बट थोड़ा मोड़ा काम अच्छा किया था, तो उसको छाप लिया था, इसीलिए मंडल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं। बट अपने को लेना देना किससे, ISLM मॉडल। इसको ISLM BP मॉडल से तुम्हारे सिलेबस में, तुम अगर अपना सिलेबस देखेगा ना, तुमको कहीं दिखेगा ही नहीं मंडल फ्लेमिंग मॉडल लिखा है, बट तुमको दिखेगा ISLM विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या ISLM विद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो अलग अलग हेडिंग्स में दिया हुआ है तुम्हारे। खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब ना कंसिडरिंग की एक हैवी टॉपिक अपने किए हैं, एक और लाइट टॉपिक आज करते हैं, जिससे आप लोगों का जो वो फोर्थ सेक्शन है, एक और टॉपिक है मेरे को करवाना है, बिकॉज वी हैव टाइम, जिससे आपका जो फोर्थ सेक्शन है ना, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है, आपको याद है जिसमें सेन्योरेज और इन्फ्लेशन टैक्स मैंने बताया था, उसमें एक और था कॉन्सेप्ट जिसका नाम था मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई करके, अगर आप लोग अपना सिलेबस खोल के देखोगे, ठीक है कि नहीं। तो मेरा जो इंटेंशन है वो है आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी के बारे में भी आपको बता दे, जिससे वो वाला भी खत्म हो जाए, गुड बाय बोल दें उस टॉपिक को भी, है ना। सिंस वी हैव टाइम, लेट्स यूटिलाइज दैट। बोलो साहब, बोलो साहब। नया चैप्टर मत बोलो, नया कॉन्सेप्ट बोलो ना, वो चैप्टर तो खुल गया था जिस दिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ
कि यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज ऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है, अब जैसे चैप्टर वाइज ऑपरेट किया तो तुम देखोगे अपने ही सिलेबस के अंदर, अपना ही सिलेबस खोल के देखना, आईएसएलएम मॉडल एक अलग हेड के अंदर है और बीओपी विद आईएसएलएम एक अलग चैप्टर के अंदर है। तुम लोग देख लेना। तो भाई मैं वैसे चलाने गया तो गए काम से, तो मैंने क्या किया, आईएसएलएम आपको सिखाया, बीओपी आपको सिखाया, फिर बीओपी विद आईएसएलएम सिखाया। बीच में जब बात हो रहा था सेन्योरेज और इन्फ्लेशन, याद रखना ये जो लास्ट चैप्टर है ना, हमेशा मेरा हर ग्रेजुएशन का चैप्टर में यही हैबिट है कि एक चैप्टर होता है जो हल्का होता है, चुन्नू मुन्नू, उसको मैं पिक करता हूँ एकदम एंड में। जैसे सेन्योरेज और इन्फ्लेशन टैक्स है, सेन्योरेज और इन्फ्लेशन टैक्स भी मैं लास्ट में बताया था। मनी सप्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ दोस कंसेप्ट। 4 से करेक्ट भाई, वो रीड करके आना ना, अभी वो थोड़ी मैराथन रिवीजन चालू करेंगे उसके लिए, अभी इधर पे फोकस करना। स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है साहब, जरा बताओ। मैंने बोला देखो जी, इकोनॉमी के अंदर पैसा है, हाँ जी है, पैसे का रूप अलग अलग है। सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं, पैसे का रूप अलग अलग है का माने क्या है? पैसे का रूप अलग अलग है का मतलब है कि कुछ पैसा है जो रेडिली कैश के रूप में है, कुछ पैसा है जो रेडिली कैश के रूप में है। आपका कोई डिमांड डिपॉजिट बैंक में रखा है, आपके हाथ में कुछ कैश है, आपके हाथ में कुछ कॉइन है, अभी तक अपने मनी सप्लाई तो कर रहे हैं। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, है ना, सुनते जाओ अभी सुनो। देखो हम लोग अभी तक एलएम का बात कर रहे थे, मनी सप्लाई मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई किस रूप में है इकोनॉमी के अंदर वो बता रहे, ठीक है। तुम सोचने का कोशिश कर, अगर तेरा बैंक में एफडी करवाया हो उसको भी तुम मनी सप्लाई बोलेगा, तेरे पास कोई कैश या कॉइन पड़ा हुआ है उसको भी तुम इकोनॉमी के अंदर क्या बोलेगा, मनी सप्लाई, ठीक है कि नहीं। तो आरबीआई ने या वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या किया, मनी सप्लाई को 4 कंपोनेंट्स में बांट दिया, M1, M2, M3 और M4। कितने कंपोनेंट्स में, 4 कंपोनेंट्स में, M1, M2, M3, M4। तो बताओ जी क्या है फिर ये चारों कंपोनेंट्स आप, यार देखो M1, M1 रेडिली अवेलेबल मनी, M1 क्या हो गया, रेडिली अवेलेबल मनी। सर मतलब रेडिली अवेलेबल मनी का कैश जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक के हाथ में, ये रहा देखो आ गया पूछ लो ना M1 के बारे में, अब पूरा दिख जाएगा ना। खाली कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो वो देख लेना ना, अपने आप ही मिल जाएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, है ना। और या फिर एक काम और कर सकता है जो कि बेस्ट काम करेगा, वो है क्लास में ध्यान दे देना। इससे क्या होगा कि पीडीएफ देखते ही पहचान जाएगा कि इसमें ये यूजफुल है ना, वो बेस्ट रास्ता रहेगा। तो तेरे लिए तो और कठिन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं M1 के बारे में, क्या थोड़ा हंसी मजाक होते रहेगा, M1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। M1 जो है दोस्त, सबसे लिक्विड रूप ऑफ मनी। लिक्विड रूप ऑफ मनी का मतलब इजीली अवेलेबल मनी, कोई भी पैसा लिक्विड है मतलब इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है। इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड है, एक करेंसी, क्या इंक्लूडेड है, करेंसी भाई जो पब्लिक के पास है, नोट हो गया या कॉइन हो गया। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ में आया, तेरा बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट है या तेरा बैंक में अगर करंट अकाउंट है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि उसका पैसा जब तुम चाहे निकाल सकता है, करेक्ट। तो वो डिमांड डिपॉजिट है, तो वो भी रेडिली अवेलेबल मनी है, वो भी रेडिली अवेलेबल, रेडिली मतलब इजीली अवेलेबल मनी है। और अदर डिपॉजिट, सर अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है ना, अब जैसे क्या होता है ना, आरबीआई बाकी इंस्टीट्यूशंस का या आरबीआई का पैसा बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास जमा रहता है, रख के रखता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स और ये सब होते रहता है। तो वो तो बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से कभी भी पैसा ले सकता है, तो वो अदर डिपॉजिट्स उसको बोलते हैं। ये आपका M1 हो गया। तो M1 के अंदर कितना चीज हो गया, 3 चीज हो गया, एक करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी और अदर डिपॉजिट्स। याद रह जाएगा दोस्त, सर जी याद रह जाएगा, सॉरी दोस्त। भाई देख फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, मैंने बोला ना, तो ऐसे 4 डिपॉजिट होता है, देख तुषार इज राइट, ऐसे 4 डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। पर तुषार भाई फिक्स्ड और रेकरिंग तेरा डिमांड डिपॉजिट कहलाता नहीं है। ऐसा है कि तुम तोड़ना चाहे अपना एफडी तो तोड़ ले, बट जनरली वो इजीली अवेलेबल मनी नहीं है, उसमें एक प्रोसेस है जो तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि बाबू एफडी तोड़ दो मेरा, इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब M2 देख, तेरे को पता है कि तुम पोस्ट ऑफिस में भी अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकता है, अगर पता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है ना, वो हल्का सा एक बैंक से टफ होता है, हल्का सा एक बैंक से टफ होता है। निकालने तो देगा, तेरा पैसा है, किसी का बाप भी नहीं लग सकता,
बट थोड़ा सा टफ रहता है, इस वजह से इसको M2 में डाला गया। M1 प्लस सेविंग्स ऑफ द पीपल विद पोस्ट ऑफिस। सेविंग्स अकाउंट जो बैंक में था वो कहां इंक्लूडेड था? M1 में, याद है, डिमांड डिपॉजिट के नाम से। बट जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट है वो तेरा किसके अंदर इंक्लूडेड है? M2 के अंदर इंक्लूडेड। लॉजिकल बात करते हैं। अब M3 का बात करो। M3 में M1 है, देख अभी नेचुरल बिहेवियर क्या होगा? ओ M3 है तो M2 प्लस समथिंग होगा, गलत है, खत्म, गुड बाय टाटा। M1 है और M1 प्लस। अब तुषार का जो क्वेश्चन आया था FD और RD, तुषार का क्वेश्चन आया था ना कि भैया FD RD भी तो हम रखा है, वो कहां आएगा? वो M3 में आएगा दोस्त। देख ले, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल। टाइम डिपॉजिट के अंदर दो आता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो हम क्या बताया था? सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में दो क्या बोला था? सेविंग्स अकाउंट इन द बैंक और करंट अकाउंट इन द बैंक। ठीक उसी तरह से दोस्त, जब हम लोग बात करते हैं इसका क्या नाम है, टाइम डिपॉजिट का, तो होता है फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स, सॉरी, पीपीएफ वो, हाँ, सब इसी में डालो क्योंकि एक टाइम के लिए इन्वॉल्व है। तो एफडी आरडी सब इसके अंदर आ गया, तो वो तुम्हारा M3 हो गया, हो गया। और फाइनली अपन बात करेंगे M4 के बारे में। M4 में क्या है? M3 है। M4 में क्या? M3 है। तेरे को याद होगा जब अपने M2 बोले थे तो हम तेरे को बोला था कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ तेरा सेविंग्स जो है वो इंक्लूडेड है। बट पोस्ट ऑफिस में क्या सिर्फ सेविंग्स बैंक खुलता है? सारा तरीके का अकाउंट खुलता है। बाकी पोस्ट ऑफिस में तुम किसी भी तरीके का अकाउंट खोल रखा हो, मेंटेन कर रखा हो, वो कहां जाएगा? M4। वो कहां जाएगा? तो यार एक बार सिंपली समराइज करवा दो आप। हाँ जी, सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ NSC। वो NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। खैर हटाओ, अभी आप रिपीट कर रहा है, सुनो, सुनो। M1 M2 M3 M4 चार चीज। M1 के अंदर आ गया कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। M2 के अंदर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट, खत्म हो गया M2। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, और M4 में M3 प्लस एनी अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हाँ मतलब, सॉरी किसमें? बाबू M3 में तो M1 आया ही है, M3 में तो M1 आया ही है। अच्छा, इसीलिए आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स वाले एग्जाम में ना तुम लोग के लेवल पर थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, या राइट शॉर्ट नोट ऑन द मोस्ट नॉन लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो यार याद रखना, कोई भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या लीस्ट लिक्विड पूछा तो M4 के बारे में लिखना है, और लिक्विड के बारे में पूछा या नैरो के बारे में पूछा तो किसके बारे में लिखना है? M1 के बारे में। अरे हाँ ना बोलो, ये है कि नहीं? ये है बस, ठीक ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाना अभी।